हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस की ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमें पता है कि अब DRDO सेप्टेम्बर 10 जो वैकेंसी है यूपी आर्मी TG2 और हमारे यूपी आर्मी TG2 सभी के पेपर लगभग यूपी आर्मी और यूपी आर्मी DRDO को तो लगभग सेम ही समय पे होगा, मगर चूँकि ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूपी आर्मी TG2 को भी अब UPPCL क्या कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है, यानी पेपर अब हमारा कौन कराने वाला है, UPPCL करा रहा है। तो आपको जितना समय मिलने वाले था उससे 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा समय मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी UPPCL के पास गया है, सारे मैटर जाएगा, वो समझेगा कौन है, कैसे है, कौन इसका कॉन्टैक्ट लिया था, फलाना ढिमकाना होगा। वैसे एक बार पहले भी इससे UPPCL यूपी आर्मी TG2 की वैकेंसी एक ही में आई थी और इस बार भी यही हो रहा है। तो समय मिलने वाला है, आपको 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा समय मिलने वाला है, तो उसका सही सदुपयोग करना है। MCQ क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही क्या होगा, कहीं ना कहीं रिपीट होंगे कुछ हद तक। ठीक है, तो इस बातों को ध्यान रखते हुए इस सेशन को जरूर देखना है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है और शेयर जरूर करना है। ठीक है, 120 क्वेश्चन हो गए थे, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 क्या कहता है, वो बोल रहा है कि भंवर धारा का महत्व क्या होता है, यानी भंवर धारा यानी जो एडी करंट है उसका महत्व क्या है। वैसे तो हम जानते हैं नॉर्मली जो एडी करंट है वो क्या है, हमारा एक लॉस है, एक प्रकार का लॉस है जो कि लेमिनेशन द्वारा कम किया जाता है। तो पूछ रहा है कि एडी करंट का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। तो देखो, एडी करंट का प्रयोग बस एक ही, मैक्सिमम जो एक ही जगह करते हैं जिसका हम लाभ समझते हैं, वो हमारा क्या है, डैम्पिंग का है। यानी जो भी मूविंग कॉइल मीटर्स होते हैं उसमें अधिकतम किसका प्रयोग करते हैं, डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। और मैक्सिमम मोटर में मशीन में मूविंग कॉइल में जो होता है हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, सॉरी डैम्पर वाइंडिंग बोल रहे, डैम्पिंग का प्रयोग करते हैं। और वो किसके द्वारा होता है, हमारा एडी करंट के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे तो क्या कहेंगे, जो हमारा डैम्पिंग है वो किसके द्वारा होता है। सर वो डैम्पिंग हमारे किसके द्वारा अधिकतर होते हैं, तो मूविंग कॉइल के द्वारा होते हैं, सॉरी एडी करंट के द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एडी करंट सही आंसर हो जाएगा। देखो, लुब्रिकेशन के लिए कभी भी नहीं, लुब्रिकेशन का एडी करंट से कोई ले जाते हैं, कूलिंग तो बात ही छोड़ दे, तो हमेशा हीट करने का काम करता है। अब देखो, हीटिंग का मतलब ये नहीं कि वाइंडिंग की हीट के लिए प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, हीटिंग हमारा एक लॉस है, ठीक है, जो हम कभी भी नहीं चाहते किसी में हो, एक्सेप्ट आप इसमें क्या बोलते हैं इसको, हीटर उटर छोड़ दे, गीजर उधर। ठीक है, हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज़ हीट हो हमारी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा डंपिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, ये देखो इजी क्वेश्चन है और फेवरेट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, यही क्वेश्चन है ना, कि इसको नीचे कर ले थोड़ा, कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें वोल्टेज पर टर्न डिज़ाइन करने पे सेल टाइप का, ठीक है, फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है, कोर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया है, फ्रिक्वेंसी दिया है, तो हम किस में से किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, किसमें, ट्रांसफार्मर में। तो हमको ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला पता है, ई बराबर कितना होता है, तो कहेंगे सर जी 4.445 यानी मैक्सिमम फ्लक्स इंटू एफ, यही होता है, यही होता है ना, इंटू एफ यही होता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इतना यहाँ पे दे चुका है, 5M से सारी कहानी दे चुके हैं। अब देखो यहाँ पे 5M नहीं दी है, उसकी जगह पे क्या ये दिया है, देखो यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है, क्या कि सर जी यहाँ पे क्या दिया है एक तरीके से, सॉरी यहाँ पे ये ए में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, एक ए में कन्वर्ट कर दिया है, और तो यानी जो फ्लक्स टेस्ला थी, फ्लक्स डेंसिटी बी की जगह टेस्ला दे दिया है, और क्या दे दिया है हमारा, और एक हमारा दे दिया है क्या, सर जी एरिया दे दिया है, क्या दे दिया है, एरिया सेंटीमीटर में दे दिया है। तो सेंटीमीटर में दिया, तुमको पता है कि सर जी बी की जगह हम चाहें तो बी बराबर 5/A होता है। तो 5 बराबर क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ये जो दिया है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, तो सर इसकी जगह लिख सकते हैं हम बी इंटू ए। तो बी इंटू, देखो 5 की जगह बी इंटू ए ये लिख दिया है। ठीक है, अगली कहानी फ्रिक्वेंसी तो रहने दो, ये 10⁴ क्यों लिख दिया है, दिमाग लगा दिया ज़्यादा। तो देखो 10⁴ इसलिए लिख दिया है क्योंकि हमको पता है कि ये देखो कहाँ गया, टेस्ला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है टेस्ला। और अगली कहानी ये क्या दे दिया, देखो फ्रिक्वेंसी दे दिया, सॉरी एरिया जो दे दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, और हमको पता है कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं, मीटर स्क्वायर में ही काउंट की जाती है। तो उसके लिए क्या कर दिया, 10⁻⁴ का प्रयोग कर लिया है, 10⁴ का प्रयोग कर लिया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है हमारा, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना।
क्यों कन्वर्ट हुआ पता है, क्योंकि जब वो कोई चीज़ नहीं दी होती तो उसको कन्वर्ट करके हमको आंसर लाना पड़ता है, तो ये वही चीज़ दिया हुआ है। देखो अगला क्वेश्चन इसी तरीके से है, क्या है, इसने दिया हुआ है कि अविभा फ्लक्स घनत्व यानी बी का मान दिया हुआ है, ये हमारा किसका मान दिया हुआ है, कहोगे सर ये तो बी का मान दिया हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी बी का मान दिया हुआ है, किसका है ये, सर ये बी का मान दिया हुआ है, ठीक है। उसके साथ एरिया कितना दिया हुआ है, सर एरिया दिया हुआ है हमारा 15 मीटर स्क्वायर दिया है। एक नीचे क्या क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ ठीक है, बी का मान दिया हुआ था ये, ए का मान दिया हुआ था ये, हमको निकालना क्या था, फाई यानी वेबर निकालना था फ्लक्स, तो हमको पता था जी फाई बराबर कितना होता है, बी इंटू ए होता है, तो बी का मान कितना दिया है 0.5 दिया है, ए का मान देखो मीटर स्क्वायर में दिया है इसलिए इसको 10⁻⁴ किए थे, ये 15, जब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7.5 वेबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैथोड सुरक्षा, कैथोडिक सुरक्षा है, एक धातु की सतह पर किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, कैथोडिक सुरक्षा, यानी जो इसको बोलते हैं कैथोडिक एक प्रोटेक्शन होता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन नाम से बनाया जाता है, प्रोटेक्शन। तो जो कैथोडिक प्रोटेक्शन है वो किस लिए की जाती है, विद्युतीय खतरे से लिए, नहीं यार, विद्युत खतरे के लिए तो हमारा इंसुलेटर का फाड़ने का प्रयोग करते हैं, यांत्रिक शक्ति के लिए नहीं, तापीय शक्ति के लिए नहीं, क्षति के लिए नहीं, हम प्रयोग किसके लिए करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन का, जंग के लिए। तो बहुत बार क्या होता है तुमको पता नहीं रहेगा कि ये क्या चीज़ होता है, मगर तुम ऑप्शन देख के छाट सकते हो। तो जंग से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैथोडिक सुरक्षा का प्रयोग करते हैं, जो एक धातु की सतह पर होता है जंग, ठीक है, उसकी सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो फ्री का नंबर पूछ रहा है, बट रहा है टाइम कांस्टेंट पूछा है जी, टाइम कांस्टेंट हमको टी बराबर पता है क्या होता है, टी बराबर क्या होता है आर सी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सी दिया हुआ है, उस आर सी परिपथ के शक्ति गुणांक का मान क्या होगा जिसका प्रतिरोध 10 ओम और प्रतिबाधा इतना दिया हुआ है, प्रतिबाधा दिया है तो देखो एक्सी निकाल सकते हो, एक्सी निकाल सकते हो ना, एक्सी का हमको पता है कि जेड स्क्वायर बराबर क्या होता है, जेड स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या करोगे तुम एक्सी का स्क्वायर निकाल लोगे, एक्सी का स्क्वायर यानी एक्सी की वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से एक्सी की वैल्यू निकालने के बाद तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर टी बराबर आर सी होता है, आर सी दिया है, यानी देखो अब तुमको कुछ नहीं पता है इस परिपथ में शक्ति गुणक का मान क्या होगा, सॉरी देखो क्या गलत हो गया, हम आर सी देखें तो टाइम कांस्टेंट, देख रहे हो आप क्वेश्चन समझ में आना, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है दया, और दया बता दिए कि सर यहाँ पे गलती जा रहा है। तुमको पता है कॉस फाई बराबर कितना होता है, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड होता है, तो कितना हो जाएगा, देखो आर दिया है जेड दिया है, जब वैल्यू रखोगे तो तुमको क्या प्राप्त होगा, तुमको यहाँ पे एक नंबर का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, देखे नहीं हम शुरू हो गए, क्योंकि अधिकतर आर सी दिया है तो वही पूछता है, इसलिए थोड़ा उत्साहित हो गए, मगर वहाँ पे उत्साहित नहीं होना है। देखो ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का काम क्या होता है, टैप चेंजर हमेशा क्या करता है, हमको पता है कि स्टेप डाउन या स्टेप वोल्टेज के, देखो होता है स्टेप डाउन या स्टेप करंट भी होता है, मगर अधिकतर ट्रांसफार्मर को जानते हैं कि सर वोल्टेज उच्च या निम्न करने का काम करता है, ठीक है। तो अधिकतर हम किसका प्रयोग करते हैं, वोल्टेज को हाई या लो करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किलोवाट नहीं, धारा नहीं, आवृत्ति तो कांस्टेंट होता है, ठीक है। किलोवाट आवर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इससे कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो वोल्टेज को अप या डाउन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो ये फ्री का नंबर तुम लोगों के लिए है। अधिकतर जितने भी मशीन, अधिकतर क्या लगभग सभी मशीनें क्या होती हैं, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। बहुत लोग देखो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में दे देते तब मार देते हैं स्व या पारस्परिक प्रेरण, ठीक है। मगर बाय थ्योरी जाए तब ये कहेंगे कि स्व या पारस्परिक तभी होता है जब उसमें d∅dt का परिवर्तन होता है फ्लक्स का, यानी स्व या पारस्परिक ट्रांसफार्मर की बात करें, स्व और पारस्परिक से पहले हमको एक चीज़ करना पड़ता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यानी फ्लक्स का परिवर्तन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम कहें तो वहाँ पे पहले अगर ऑप्शन दिया तो हमको यही मानना चाहिए क्या, विद्युतीय प्रेरण का सिद्धांत, क्योंकि स्व या पारस्परिक तभी होगा जब उसमें क्या फ्लक्स का वेरिएशन हो, फ्लक्स का वेरिएशन नहीं हो तो स्व पारस्परिक कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ट्रांसफार्मर के लिए ये भी ट्रांसफार्मर भी जो है वो हमारा
विद्युतीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ये फ्री का नंबर है NS बराबर 120 F/P। इसको रख के देखो, P की वैल्यू NS की वैल्यू P की वैल्यू NS की वैल्यू निकली, F की वैल्यू निकालनी तो 1500 RPM चल रहा है। वैसे तो हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि याद हो जाता है 50 हर्ट्ज ही आएगा। ठीक है, अगर 1800 दिया होता तो 60 हर्ट्ज मानना पड़ जाता। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 फेज सप्लाई को 2 फेज में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो एक प्रकार का स्पेशल टाइप का कनेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कॉट कनेक्शन। स्कॉट साइंटिस्ट का नाम था। स्कॉट कनेक्शन या इसी का नाम TT कनेक्शन है। तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, डेल्टा डेल्टा क्या होता है, 2 फेज को 3 फेज में नहीं बदलता है। ठीक है, 3 फेज को 3 में ही रहने देता है, बट क्या होता है उसमें एक न्यूट्रल की आवश्यकता, एक न्यूट्रल बढ़ जाता है या घटा देते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा डेल्टा स्टार ये सब कभी भी नहीं होगा। तो स्कॉट कनेक्शन या TT का कनेक्शन प्रयोग करके हम चाहें तो 3 फेज से 2 फेज या 2 फेज से 3 फेज में बदल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, ये तो क्वेश्चन आगे पूछा था जी। समान विद्युत के लिए DC संचरण लाइन की तुलना में AC चालक लाइन में किस प्रकार का तार चक्का चालक का उपयोग किया जाता है। यानी DC की तुलना में जो AC में बिजली हम ट्रांसमिट करते हैं यानी संचरण करते हैं, उस AC के लाइन का या चालक का शेप कैसा होता है, बड़ा होता है या छोटा। यानी परिच्छेद काट की बात कर रहा है, बड़ा होता है या छोटा होता है। तो वो हमेशा क्या होता है जी, छोटा होता है। छोटा होता है क्योंकि उसके इतना हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं ना। हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करने से देखो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिट V बढ़ाने से उसकी I का वैल्यू घट जाती है। I की वैल्यू घटने से R की वैल्यू बढ़ जाती है। R की वैल्यू बढ़ने से क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है, परिच्छेद काट, वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में क्या रॉन्ग है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होने के कौन सा वाक्य गलत दिया है। देखो क्या दिया है, पहला कि जब इंक्रीज करते हैं वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की तो क्या होता है, इंसुलेशन रिक्वायर्ड भी जो होता है वो अधिकतर क्या होता है, अर्थ पे बढ़ जाता है। अर्थ टावर यानी जो टावर को अर्थिंग किए उसकी भी अधिक डिमांड हो जाती है। फिर जो कंडक्टर के बीच में जो इंसुलेटर लगाते हैं वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है हाई वोल्टेज करने से। तो सर ये तो एकदम पक्का सही है, ये तो एकदम पक्का सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वोल्टेज बढ़ाइए, इंसुलेशन का भी लेवल बढ़ाना पड़ेगा आपको। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोला है, थोड़ा दूसरा छोड़ तीसरा देखते हैं। ट्रांसमिट वोल्टेज बढ़ाने से कंडक्टर की साइज घट जाती है। ये भी सही है, अभी बताएं इसके जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे, सही है ना, घट जाती है। तीसरा क्या दिया है, जब करंट की वैल्यू घट जाती है तो उससे क्या होता है, लॉस भी कम हो जाता है, और लॉस घटेगा तो एफिशिएंसी बढ़ी जाएगी। तो सर ये भी क्या है, एकदम पक्की बात है। ठीक है, यानी तीनों बात क्या दी है अभी तक, तीनों बात सर सही दी है। अब चौथा पढ़ते हैं, ड्यू टू लो करंट वोल्टेज ड्रॉप विल बी लेस, वोल्टेज रेगुलेशन नॉट इम्प्रूव। ठीक है, सही तो बात है कि लो करंट होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो सही है, मगर इससे वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव नहीं होता, ये गलत बात है। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन कोई लोग छोड़ेगा तो सर बी भी तो सही है, मगर लास्ट में पढ़ा नहीं। वोल्टेज ड्रॉप जब कम हो रहा है तो उसकी इंसुलेशन तो बढ़िया हो गई ना। ठीक है, सॉरी इंसुलेशन बोले, वोल्टेज रेगुलेशन बढ़िया हो जाता है, ना कि खराब हो जाता है। ये बोला कि सुधरता ही नहीं है, तो ये गलत हो जाता है बी, इसीलिए। सही है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा ऐसा परिणामित है जो समानांतर चालन की दृष्टि से गैर जरूरी आवश्यक है। यानी ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, हमको पैरेलल ऑपरेशन करना है और उसमें क्या चीज़ जरूरी नहीं है। पहला चीज़, क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब तो पैरेलल ऑपरेशन की तो क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है जब हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, या क्या क्या लाभ होता है पैरेलल ऑपरेशन करने का, ये चीज़ें। ठीक है, और इसमें क्या नहीं होता है लाभ, इसको यही आपको आंसर देना है कि क्या लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो देखो पहला, निरंतर आपूर्ति होती है विद्युत की, एकदम सही है सर। लगातार हमको क्या होती रहेगी, करंट या फिर सप्लाई मिलती रहेगी, यानी ये तो सही है। ये क्या है, सही है, ऑप्शन बी, निरंतर आपूर्ति मिलती रहेगी, एकदम सही है। मांग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एकदम सही है। कभी कभी क्या होता है, जब क्या बोलते हैं उसको, लोड बढ़ जाता है तो उसको भी संभालने में सक्षम होता है। तीसरा, मांग की आपूर्ति करने के लिए सभी निर्धारित मोटर को परिणामित के उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, मांग की आपूर्ति करने के लिए सभी रेटिंग प्रकार के परिणामित्र का उपयोग किया जाता है, एकदम सही। कभी कभी ज़्यादा की भी आवश्यकता होगी, इसलिए उसी हिसाब से क्या करते हैं, रेटिंग का निर्धारण करके ही क्या करते हैं,
ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं कि अच्छा इस लोड पे इतना भी आ सकता है कभी ना कभी, तो उसके हिसाब से क्या होता है ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करके ही उसमें प्रयोग किया जाता है। मगर देखो पहला देखो क्या बोला है कि उच्च निर्धार वाले कतर परिणामित्र के निर्माण के लिए किफ़ायती नहीं। हाई वोल्टेज रेटिंग के निर्माण के लिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, हम अधिकतर इसीलिए करते हैं कि सबकी कंटिन्यूटी बनी रहे। ठीक है, लोड बढ़े तो ये संभाल लें, सही है ना, जितना डिमांड है उसको पूरा कर सके, तो इसलिए प्रयोग करते हैं। न कि हाई रेटिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ये करते हैं पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। पैरेलल ऑपरेशन जरूर करते हैं मगर हाई रेटिंग बनाने के लिए नहीं, हाई रेटिंग का प्रयोग करते हैं कि उतना लोड संभाल सके और वो उसको आसानी से आपूर्ति कर सके किसी भी लोड को। वही कहानी है जी। कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में विलेपित यानी कोटेड चक्रण स्पिनिंग डिस्क पर अभिलेखित रिकॉर्डिंग होता है, इसमें से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वही प्रेरणा का सिद्धांत। ठीक है, रिकॉर्डिंग करना है यानी स्पिन है यानी घूम भी रहा है ना, स्पिनिंग यानी घूमता रहता है, और घूमता तभी है जब क्या होता है उसमें d∅dt होता है, यानी जब तक d∅ d∅ नहीं तब तक फ्लक्स नहीं, जब तक फ्लक्स नहीं तब तक F बराबर BIL, यानी तब तक उसमें बल नहीं और वो घूमेगा नहीं। ठीक है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कभी इसका नाम सुने हो, बस वही पूछा कि इनमें से कौन सी टाइप नहीं होती है वाइंडिंग की। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग सर पक्का होता है, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग सर पूरा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है सर, मगर पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ये कभी नहीं सुने होंगे, तो पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, बस टाइप पूछा था, ये गलत हो जाएगा। सही है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बस यही पूछ दिया, मजाक कर दिया तुम लोग के साथ। हाई जी, क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि 1.5 वोल्ट की 6 बैटरियाँ निम्नलिखित चित्रों में अनुसार श्रेणी में जुड़ी गई है तो लैम्प का प्रयोग तो वोल्टेज तक दी जाएगी। पैरेलल में जुड़ा है, सॉरी सीरीज में जुड़ा है, कुछ नहीं तो जी वी टोटल जो होता है वी टोटल V1 प्लस V2 ऐसे ऐसे करते जाओ Vn तक, सभी को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, इसका 1.5 इसका 1.5 3 हो गया, 4.5 6 7.5 9, सभी को 1.5 बोल रहे हैं, सबको जोड़ दी किसके बराबर आ गया, तो आ गया हमारे ये 9 वोल्ट के बराबर हो गया। अगर ये पैरेलल होता है, ध्यान से समझो, अगर ये पैरेलल होता है तो कितना ही रह जाता है, तब 1.5 ही वोल्ट रह जाता है, मगर इसकी क्या होती है रेटिंग बढ़ जाती है, कौन सी करंट रेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, पैरेलल में करंट रेटिंग बढ़ जाती है और टाइमिंग बढ़ जाता है। ठीक है, और सीरीज में क्या होता है वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है मगर टाइमिंग घट जाती है, इसको याद रखना। ठीक है, चलो यदि एक पूर्ण लोड पर ट्रांसफार्मर लॉस कितना है 400 वाट है, तो आधे लोड पे कितना होगा। हमको पता है कि जो PDC बोल रहे हैं, PDC मतलब डिजायर पे कॉपर लॉस, जो क्षति हो रही किस पे, जिसमें हमको चाहिए, और किसकी बात करें कॉपर लॉस, वो हमेशा किसके बराबर होता है m² इंटू PI। P मतलब इनिशियल की बात करें, आयरन लॉस मत समझ लेना, PI मतलब इनिशियल पे जो कॉपर लॉस PIC लिख देते हैं, जो इनिशियल पे कॉपर लॉस था और कितना लोड, ये क्या है लोड का वैल्यू है, कौन सा लोड की बात कर रहा था सर, ये आधे लोड की बात कर रहा है, तो हाफ का स्क्वायर इंटू PIC, यानी शुरुआत में कितना था फुल लोड पे, सर फुल लोड पे 400 था, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 1/4 गुणे 400, ये कितना निकल कर आया सर 100, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर 100 वाट निकल के चलाएगा। ये 50% भी बोल सकता था, दूसरे लैंग्वेज में ये 50% बोलेगा तब भी गलत नहीं है। ठीक है ना, चलो अगला क्वेश्चन, दो टावर के बीच में क्या कहते हैं स्पेन। देखो स्पेन का मतलब बस दो पोल के, दो टावर के पोल की बात नहीं हो रही, दो वाइंडिंग के बीच में भी स्पेन, ठीक है, दो आदमी के बीच में भी स्पेन, मगर वो ह्यूमन स्पेन हो जाएगा। ठीक है, दो ईंट रखें उसके बीच का स्पेन कहोगे तो क्या कहोगे ब्रिक्स स्पेन, यानी ईंट का स्पेन। तो स्पेन मतलब लगभग यही कहा जाता है कि क्रमागत दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको स्पेन बोलते हैं या पिच बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना चाहिए, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा स्पेन।
ठीक है। इस सैग क्या होता है, अभी ऑफलाइन बैच चलेगा तो कल या परसों वाले लेक्चर में सैग खत्म हो जाएगा, सैग, ठीक है, इसको याद रखना है, क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जा रहा है ऑफलाइन में, ठीक है। तो तुम लोग को सब आता है इसलिए इनरोल नहीं हुए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, सही ना। चलो, प्योरली इंडक्टिव पावर फैक्टर कितना होता है पता है सर जी, P बराबर VI cos फाई, और हमको पता है कि V और I के बीच में प्योरली इंडक्टिव है तो कितने का कोण बनता है सर जी, 90 डिग्री का बनता है, और cos 90 की वैल्यू सर कितनी होती है, 0 होती है, तो P गुणे V गुणे I गुणे 0 कर देते हैं, कितना निकल कर आता है सर, पूरा पावर शून्य के बराबर हो जाता है, इसको याद रखना। अब ये इंडक्टिव बोले या कैपेसिटिव बोले, सभी की सेम कहानी है। निम्न विकल्पों में से कौन सा गुणक एसी परिपथ में धारा के अधिकतम मान और आरएमएस मान का अनुपात होता है, हमको पता है, ट्रिक बताएं, PMR, ठीक है। PMR मतलब P से सर जी पिक फैक्टर होता है, क्या होता है, P से पिक फैक्टर होता है, M से सर मैक्सिमम डिमांड होता है, R से आरएमएस वैल्यू होती है, यानी जो पिक फैक्टर होता है वो मैक्सिमम डिमांड तथा आरएमएस वैल्यू का एवरेज होता है, P बराबर M/R, यानी मैक्सिमम डिमांड बटे आरएमएस, तो किसका है, इसी को शिखर गुणांक, इसी को क्रेस्ट फैक्टर, इसी को पिक फैक्टर, सभी इसी को बोलते हैं, सही है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राथमिक वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज दिया है तो कौन से प्रारूपी में प्राथमिक प्राइमरी टर्न की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो बोल क्या रहा है, ध्यान समझना, यदि प्राथमिक वोल्टेज ये है और वोल्टेजता प्रति टर्न ये है तो कोर में परिणाम मित्र में प्राथमिक वर्तनों की संख्या ज्ञात करें। हमको पता है कि सर जी अगर एक टर्न पे 2 वोल्ट जनरेट हो रहा है तो 4 पे 2 गुणे 4 कितना हुआ, 8 वोल्ट का उत्पादन होगा, यानी एक पर जो वोल्टेज प्रति टर्न है वो कभी भी बदलता नहीं है, वाइंडिंग घटे या बढ़े, ठीक है। तो देखो अगर ये क्या दिया है हमारा, एक टर्न पे इतना वोल्टेज बन रहा है और ये 240 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो एक टर्न पे कितना हुआ, इतना हुआ, ध्यान समझना, एक टर्न पे इतना हुआ, ये टोटल ये दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ टर्न निकलेगा N बराबर टोटल वोल्टेज 240 बटे 0.753, और इसको सॉल्व करोगे तुमको अप्रॉक्स यही मिलेगा, ठीक है। और इसके आसपास तो मान लो ये 300 भी 3000 भी है तो तुमको इसी की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि शायद पॉइंट में आए, ठीक है, तो तुम पॉइंट में रहेगा तो तुम जो सबसे करीब होगा उसी की तरफ जाना पसंद करोगे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से ज्वारीय ऊर्जा का लाभ क्या क्या है, ज्वारीय ऊर्जा का लाभ क्या क्या है, पहली कहानी सीमित ऊर्जा है, नहीं, जब तक जिंदा रहोगे तुम यूज़ करोगे, तुम्हारे बच्चे यूज़ करेंगे, उसके बाद तुम्हारे पोते भी इसका यूज़ करेंगे, कभी भी खत्म होने वाली नहीं है, ठीक है। दूसरा, उच्च पूंजी निवेश, कोई दिक्कत नहीं, जो उच्च पूंजी निवेश नहीं है, जो ज्वारीय भाटा होता है ना, उच्च पूंजी निवेश नहीं होता है, ठीक है। सॉरी देखो क्या बोले, लाभ नहीं है पूछा है, ये पूछा है कि लाभ है, ठीक है, लाभ क्या क्या है ये समझो, देखो गलत हो जा रहा है, लाभ क्या है ये पूछ, हम नहीं समझ के चलना, ठीक है। देखो सीमित ऊर्जा की मांग एकदम सही है, सीमित ऊर्जा की मांग मतलब क्या होता है, दिन में 2 बार कितनी यूज होती है, 2 ही बार, यानी इन्फानाइट अनंत काल तक होगा, नहीं दिक्कत है, क्योंकि ये कभी भी खत्म ना होने वाली चीज़ें, मगर क्या होगा, सीमित ऊर्जा में होती है, ठीक है, सीमित ऊर्जा में होती है, एक दिन में उससे ज़्यादा लगभग नहीं होता, ठीक है ना, इसको याद रखना, सीमित ऊर्जा में होती है, तो ये तो सही है। पूंजी निवेश ज़्यादा होता है, हाँ सर, इनिशियल कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि समुद्र के अंदर टरबाइन लगाने का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा निवेश देना पड़ जाता है। चौथा देखो, उपकरण का अनुरक्षण और मरम्मत करना चुनौती हो सकती है, हाँ, क्योंकि अब समुद्र के नीचे जाकर तुमको टरबाइन को मेंटेनेंस करनी है, समझ रहे हो, तो एक टफ टास्क हो जाता है, टफ टास्क मतलब एक चुनावपूर्ण तरीका हो जाता है इसको सही करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे लाभ इसका क्या है, देखो ये सब होते हैं, ध्यान से रखना, ये सब चीज़ें होती हैं, इसको कोई नकारता नहीं है, मगर ये सब लाभ नहीं, ये सब हानि के रूप में चली आएंगी। लाभ हमारा क्या है कि सर ये सस्ता हो जाता है, एक बार जब बन गया तो फिर इसका जनरेशन आसान हो जाता है, कोई भी ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, और ये क्या हो जाता है, ईजिली प्राप्त कर सकते हैं, फिर एक बार बन गया तब मेंटेनेंस भले आपको और कष्ट हो, मगर एक बार बन गया तो फिर आसानी से प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फ्यूल की कमी नहीं होगी कभी भी। वाट मीटर क्या करता है जी, किसको मापता है, वोल्टेज को वोल्ट मीटर, एम्पियर को अमीटर,
आवृत्ति को वेन ब्रिज। तो वाटमीटर किसको मापेगा सर जी, हमारे पावर को मापता है। ठीक है, कौन सा, अगर डीसी वाटमीटर है तो एवरेज को, एसी पावर वाटमीटर है तो आरएमएस मापेगा। सही है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज करना है। ठीक है, दो अल्टरनेटर्स को सिंक्रोनाइज करना है, यानी तुल्यकालिक गति में पहुंचाने के लिए दोनों को तुल्यकालिक, एक तो अपना तुल्यकालिक गति चल रहा है उससे नहीं मतलब, जब दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और दोनों को सिंक्रोनाइज करना है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फेज सीक्वेंस इंडिकेटर का काम क्या होता है, फेज सीक्वेंस को दिखाना। ठीक है, RYB कौन है, फेज सीक्वेंस को दिखाने का काम फेज सीक्वेंस इंडिकेटर। डायनेमोमीटर टाइप अधिकतर हम वाटमीटर का प्रयोग करते हैं। फ्रीक्वेंसी मीटर वेन ब्रिज होता है। ये जो सिंक्रोनोस्कोप होता है इसको सिंक्रोनाइज के लिए प्रयोग करते हैं, या फिर डार्क लैम्प मेथड, ब्राइट टाइप मेथड, ये सब टाइप होते हैं। मगर अधिकतर किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं तो सिंक्रोनोस्कोप होता है। ये डार्क लैम्प ये सब मेथड होता है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन ऊपरी संचार लाइन में होता है जो भूमिगत केबल में नहीं होता है। ठीक है, भू संपर्क दोष बिल्कुल होता है, अर्थिंग फॉल्ट नहीं होता है, अर्थिंग में होता है। शॉर्ट सर्किट दोष अर्थिंग द्वारा ही दूर किया जा सकती है, मतलब क्या होता है, अपने आप को मेल्ट करके बचा लेता है। खुला परिपथ दोष होने के कारण भी क्या होता है, अर्थिंग पे ही प्रभाव होता है। मगर देखो, भूमिगत केबल में क्या नहीं पाया जाता है, अर्थिंग कभी भी भूमिगत केबल से नहीं होता है। ये क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर हमेशा क्या होता है, खंभे पे लगे होते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर के इस साइड भी उस साइड भी लगे होंगे, और अधिकतर ये ट्रांसफार्मर के पास ही पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सॉरी हिंदी में, अंग्रेजी में LA बोला जाता है, LA लाइटनिंग अरेस्टर। ये बना किसका होता है, ZNO जिंक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन C सही हो जाएगा। ऑप्शन C सही हो जाएगा। सही है, चलो अगला देखो। निम्न में से किसकी प्रोटेक्शन के लिए हम पब्लिक में या मूविंग व्हीकल के, पब्लिक में आदमी चल रहे हैं, मूविंग व्हीकल चल रही है, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लाइव कंडक्टर को। जब से मान लो कि लाइव कंडक्टर उसका तार टूट गया, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, ज़मीन पे गिरेगा या रास्ते पे गिरेगा तो क्या हो जाएगा, व्हीकल पे गिर सकते हैं या फिर आदमियों पे गिर सकते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें सर एक टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड वायर का प्रयोग करते हैं। ये होता है क्या, जैसे 3 लाइन गई हुई है, ये पोल है, इससे 3 लाइन गई हुई है, तो इसके नीचे देखोगे कुछ ऐसे 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 करके बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं। यहाँ से एक लाइन ये, एक लाइन ये, ऐसे ऐसे करके 3 लाइनें जाती हैं कि गिरे तो इसी के ऊपर गिरे, इसी के ऊपर गिरे, और ये क्या होता है, अर्थ किया जाता है। ठीक है, गार्ड वायर ऐसे निकलते रहते हैं, अर्थ किया जाता है कि पूरी अगर इस पर गिरे तो पूरी करंट क्या हो जाए, हमारे अर्थिंग हो जाए। ठीक है, तो गार्ड वायर का प्रयोग करते हैं। ग्राउंडिंग वायर नहीं, स्टेन टाइप नहीं, LT टाइप नहीं, गार्ड वायर का प्रयोग करते हैं। गार्ड सही समझ रहे हो, सुरक्षा। ठीक है ना, इसको याद रखना। अधिकतर जो क्या होता है, सर्कुलर को चलते हैं उनके सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। SCR में कितने टर्मिनल होते हैं, पहला चीज़ सर ये 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, 3 टर्मिनल। लेयर कितनी होती है सर, PN तो 4 लेयर होती है। ठीक है, क्योंकि PNP या NPN से बनाए जाते हैं। ठीक है, टर्मिनल 3 हो गए, ये 4 लेयर हो गए। जंक्शन कितने बनते हैं सर, 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 और J3, 3 जंक्शन होते हैं। और वो गेट कौन कौन से होते हैं जो टर्मिनल होते हैं सर, पहला एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है, तीसरा गेट होता है। गेट के द्वारा ही क्या करते हैं, उस SCR को कंट्रोल किया जाता है या थायरिस्टर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, पल्स देकर DI/dt dV/dt यहीं पे, ये सब सारी कहानी सही है ना। चलो नेक्स्ट, सबसे नैरो हिस्टैरिसीस लूप किसका होता है, जब ऑफलाइन बैच चल रहा था तो हम बताए थे, एक चौड़ा बनेगा और एक क्या होगा, एक सकरा बनेगा। तो सकरा वाला अधिकतर किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, क्योंकि इसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होती है, और जिसका हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा उसका कर्व भी पतला या छोटा बनेगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस इसका बना होता है। और जो बड़ा वाला होता है अधिकतर किसका बना होता है, नॉर्मल स्टील का बना होता है, जिसको हार्ड स्टील बोले भी तो गलत नहीं है, नॉर्मल स्टील का बना होता है। और ये किसका होता है, अधिकतर सिलिकॉन स्टील का बना होता है। इसलिए अधिकतर कोर का प्रयोग करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील या सॉफ्ट मटेरियल वाली स्टील का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पतला यानी नैरो मतलब सकरा, तो किसका प्रयोग करते हैं सर जी, सॉफ्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए, जिससे क्या हो जाए, हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाता है और एरिया भी छोटा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 48,
इंसुलेशन सिस्टम बिटवीन कंडक्टिंग पार्ट और फ्रेम किससे कम नहीं होना चाहिए। देखो इंसुलेशन की बात करेगा पहली कहानी तो मेगा ओम रेंज में ही होती है, ठीक है। और ये मेगा ओम जितनी हो जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है। मगर कुछ हद तक 50 मेगा ओम तक ही रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंसुलेशन भी क्या होता है, खर्चीला होता है, ठीक है। तो देखो मेगा ओम में कौन सा ऑप्शन है, बस केवल एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इंसुलेशन इसी में किया जाता है, मेगा ओम के ही टर्म में। किसकी वैल्यू पूछा है, तो प्रेरण प्रतिघात यानी एक्सल की वैल्यू पूछा है। तुमको पता है एक्सल बराबर 2 पाई एफ एल है। 2 पाई यानी 3.14 हो गया पाई की वैल्यू, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6.14 हो गया, 6.28 ना, 6.28 हो गया। गोले फ्रिक्वेंसी कितनी दी हुई है, 1 किलो हर्ज, 10 के घाते 3, क्योंकि किलो हर्ज में दिया है। वैसे प्रतिरोध भी किलो हर्ज में दिया है तो रहने देते हैं इसको, उसे ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रतिरोध भी किलो में दिया है तो फ्रिक्वेंसी को किलो में ही रहने देते हैं, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी हो गया, और ये क्या दिया है, मिली हर्ज दिया। अब मिली को हेनरी में बदल देते हैं, क्योंकि किलो किलो को काट देगा तो मिली चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे, ये 20 है, 20 गुणे 10 के घाते -3। जब इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि मिली था इसलिए 10⁻³ करना पड़ा, अभी हेनरी में कन्वर्ट हो गया। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको प्राप्त होगा ऑप्शन सी 12.560 किलो ओम, ठीक है। क्योंकि देखो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से देखो इसको, तो ये 1000 इसको काट देगा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 से अगर ये है पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 को खा जाएगा, 62 हो जाएगा, सही है। सॉरी, ये जब इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6.28, और जब इसको छोटा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 62.8 हो जाएगा, जो कि फिर भाग देने पे 2 से उतना ही निकल के चला आएगा, 12 हो जाएगा गुणा करने पे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो तुमको यही प्राप्त होने वाला है, ठीक है, 12.560। इसको याद रखना, बस ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूला मत भूलना, ये वाला फार्मूला 2πfl, सही है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देख लो, और सेशन पसंद आए तो उसको लाइक शेयर तो कर ही दो, ठीक है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक ऐसा विद्युत परिपथ संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण विद्युत शक्ति से संबंधित है। हम पढ़ते हैं R बराबर R, कभी भी दो इक्वेशन पढ़ोगे तो इसमें दो चीज़ अननोन हो, उसी वैल्यू की कभी तो नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। R बराबर ρl/a, ये तो प्रतिरोध का है जी, हमको निकालना क्या है, विद्युत शक्ति का निकालना है। ये किसका दिया है, ये भी प्रतिरोध का दिया है जी, शक्ति निकालना है। जब इसमें पावर है ही नहीं तो इससे क्या सेंस लगाओगे, जब इसमें पावर कोई वैल्यू ही नहीं है, इसमें देखो पावर है, इसमें ये रो दिया होता है, पी नहीं होता है, ये रो, इसको बनाएंगे तो ऐसे रो हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से देखें तो ये गलत दिया हुआ था, मगर रो होता तो रो के लिए सही रहता है, यानी ये ऑप्शन गलत है, ये तो एकदम ही गलत है। कम मैथ में पढ़ो, चाहे साइंस में पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, सभी की कहानी है। ये प्रतिरोध के लिए होता है, इसमें आर पी नहीं था इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखो ये जानते हैं हम क्या कि सर जी पी बराबर होता है I² R, इसको देखोगे तो ये तुम्हारा ऑप्शन मैच हो जाएगा, सर जी I² R, ये सही बैठा है, I² R पी बराबर, ठीक है। और पी बराबर चाहता तो पी बराबर एक और दे सकता था V/I, ठीक है, इस तरीके से वो करके दे सकता है। तो आई होप सेशन पसंद आया होगा। ये नाटक आज खत्म होते हैं, यूपी सेल्टिज टू एक बैच का, अब दूसरे बैच का लेकर आएंगे, सॉरी दूसरे शिफ्ट का, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन देखते रहो, क्यों आंसर दिया हुआ है, आंसर तुमको भी पता है या फिर तुमने एक बार देख चुका होगा पहले भी, मगर किस लिए है इसको देखना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा घुमा कर ही देगा, ठीक है, या वर्ड टू वर्ड छापेगा तो उतना नहीं छापेगा, क्वेश्चन यही रहेंगे मगर थोड़ा घुमा के दे देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सेशन के साथ। अगर सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।